अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया अमीन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में आगाही देते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से, वो आपको डिटेल से किसी भी बीमारी के हवाले से बातें बताते हैं। और क्योंकि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से जान चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। इसके साथ जो आजकल सीज़न के हवाले से बीमारियां फैल रही हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स के हवाले से, स्मॉल पॉक्स के हवाले से और साथ में मम्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आजकल तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं। क्योंकि नज़र पिछले 2-3 सालों से हमने कोविड की वबा को फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन अब एक ये नई वबा फैलने लगी है, मंकी पॉक्स। इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको उनसे तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर सादिक, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो भी कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, डॉक्टर सुबुही इरफान, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका सबसे पहला पेशेंट पिछले साल सन 2022 में मई के महीने में यानी 6 मई को रिपोर्ट हुआ और वो पेशेंट लंदन में रिपोर्ट हुआ। और वो उसकी जो सफ़र की हिस्ट्री थी वो कुछ दिनों पहले नाइजीरिया से आया था। यानी कि इस बीमारी को हम कह सकते हैं कि अफ्रीका से स्टार्ट है और वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है और अब वहीं से तमाम दुनिया में फैलने लगी और हमारे पाकिस्तान में भी इसके कुछ मरीज़ रिपोर्ट हुए। अल्लाह ताला अपना फजलो करम फरमाए। तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मंकी पॉक्स है क्या, ये क्या बीमारी है? देखें, जैसे कि इसका नाम बताता है कि मंकी पॉक्स, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक मंकी से है। तो फर्स्ट टाइम ये जो वायरस आइसोलेट हुआ था ये 1958 में हुआ था मंकी से। तो ये है ज़ूनोटिक, ये इन्फेक्शन। ज़ूनोटिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में आती हैं। अच्छा। तो इंसान में जो फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया है वो 1970 में कोंगो, अफ्रीका का एक इलाका है कोंगो, वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये एक ह्यूमन ट्रांसमिशन से पता लगा कि एक इंसान में ये इन्फेक्शन थी। तो 1970 में फर्स्ट टाइम ये पता लगा कि ये बंदर से ट्रांसमिट होकर इंसान में आया है। तो उससे पहले ये आइडेंटिफाई हो चुका था 1958 में मंकीज़ में। तो फिर 1970 में फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ और फिर जैसे कि आपने बताया कि 2022 में ये जो है वो दुनिया भर में इसके केसेस हैं और वो स्प्रेड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक में, लेकिन मेनली अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप और इसके अलावा जो है अमेरिकन रीजन के अंदर ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कितना, कि कितने दिनों बाद ये जरासीम जो वायरल जब ट्रांसमिट हो जाता है तो कितने दिनों बाद अलामत आना शुरू? देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड इसे कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी इन्फेक्शन से जब उसका कांटेक्ट होता है तो इन्फेक्शन के जिस्म में दाखिल होने के बाद से लेके और अलामात के नमूदार होने तक का टाइम पीरियड, यानी वो टाइम पीरियड जब जरासीम जिस्म में जाके पनपता है और पनपने के बाद जब पहले दिन अलामात आती है तो उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड ये बता रहा होता है कि इन्फेक्शन के जिस्म में दाखिल होने से लेके अलामात के आने तक का टाइम पीरियड कितना है। तो अमूमी तौर पर ये 21 डेज़ तक होता है, मैक्सिमम 21 दिन बाद शुरू होती है। बिल्कुल। अच्छा। इसकी अलामात जो है वो 3 दिन से लेके 21 दिन के दरमियान जो है वो हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में अर्ली अलामात हो सकती हैं कांटेक्ट के बाद और कुछ में जो है ना वो लेट, लेकिन मैक्सिमम 21 डेज़ का इंक्यूबेशन 21 डेज़ के बाद शुरू होती है। काफ़ी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता वो 21 दिनों में कहाँ घूम कर आया और कहाँ से ये जरासीम लग गया। ठीक है, डॉक्टर सुबुही की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। डॉक्टर सुबुही, मुझे ये बताइए कि जो ये मंकी पॉक्स के रैशेज़ होते हैं ये किस टाइप के रैशेज़ होते हैं और नॉर्मली जैसे मच्छर या मक्खी के काटने के रैशेज़ में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, देखिए, नॉर्मली जो मक्खी या मच्छर के रैशेज़ होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं ज़्यादातर, और उसमें होता ये है कि जैसे एक लाल से दाने और जिसमें बेइंतहा मतलब ज़्यादातर होता है कि ख़ारिश पाई जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेड होते जाते हैं। जबकि मंकी पॉक्स के जो रैशेज़ होते हैं उसमें एक सिक्वेंशियल, यानी कि आप ये समझें कि मुख्तलिफ उसके स्टेजेस होते हैं। पहले वो इस तरह के होते हैं कि जैसे स्किन से के ऊपर सिर्फ एक फ्लैट लीजन्स की तरह होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ बड़ा होता है, फिर उनमें एक हम जिसको वेज़ाइकल कहते हैं उसमें पानी या मादा कुछ भरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है वो एक क्रस्ट आ जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स के हमारे पास जो रैशेज़ होते हैं तो ये बिल्कुल उसी की तरह ही होते हैं। और बीच में ऐसा होता है कि एक जैसे कि हम कहते हैं कि अम्प्लिकेटेड लीजन या एक छोटा सा निशान होता है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है उसके रैशेज़ से, मॉस्किटो मक्खी या मच्छर के रैशेज़। सही से नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने बताया कि इस मर्ज़ की इब्तिदा कहाँ से होती है और किस तरीके से ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और डॉक्टर
सुबुही ने हमें जो ये बताया कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आया हमें किसी आम मच्छर या मक्खी ने काटा या खुदा न खास्ता ये मंकी पॉक्स का रैशेज़ है। बेसिकली मंकी पॉक्स के रैशेज़ अगर आप खुद एग्ज़ाम करना चाहें तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर जब मक्खी या मच्छर का कोई काटता है वो हल्का सा रैश होता है, वो थोड़ी देर बाद वो फ्लैट हो जाता है, सही हो जाता है, उसका कलर भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर मंकी पॉक्स का रैशेज़ है तो वो रैशेज़ फैलने लगते हैं, डिफरेंट रूट्स में फैलते हैं, उसमें जो है ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं, यानी छाले बनने लगते हैं, उसमें एक फ्लूइड जमा होता है, वो एक तरीके का केमिकल रिलीज़ करता है जिससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है और फेस पे सबसे पहले निशान आते हैं, उसके बाद आखिर में ये पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब किसी को इंक्यूबेशन पीरियड हो गया पूरा 3 से 21 दिन में आने शुरू हो गई अलामत, तो जो ये अलामत आती हैं सबसे पहले वो क्या होती हैं? जैसे कि किसी वायरल इन्फेक्शन में होता है कि सबसे पहले जो अलामत होती है वो तो बुखार है, और वायरल इन्फेक्शन में अमूमी तौर पे तमाम जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है उनमें साथ में जो सिम्टम्स हैं वो सर में दर्द, जिस्म में दर्द, नकाहत, कमज़ोरी, उल्टी, मतली, ये अलामत होती हैं जो कि जनरली किसी भी वायरल इन्फेक्शन और कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन 3 दिन के बाद, अमूमी तौर पे 1 से 3 दिन के बाद ही इसमें जो है वो रैशेज़ आना शुरू होते हैं। पहले फीवर आता है और सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद फिर ये रैशेज़ आना शुरू होते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि ये रैशेज़ पहले जो है वो चेहरे से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जिस्म पे ये फैलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब इनका साइज़ और जो अंदाज़ है वो एक ही जैसा होता है या छोटे बड़े होते हैं, ये क्या इसमें देखने देखें, इसमें ऐसा होता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें चिकन पॉक्स के साथ, आजकल जो हम ज़्यादातर पेशेंट्स देख रहे हैं वो एक्चुअली चिकन पॉक्स के हैं। तो चिकन पॉक्स में और इसमें कुछ बुनियादी डिफरेंस है। एक तो चिकन पॉक्स चेहरे से शुरू नहीं होता, वो ट्रंक से होता है, यानी सीने से या पेट के हिस्से से शुरू होता है और वो यहाँ से शुरू होने के बाद फिर बाजुओं पे और चेहरे को पड़ जाता है। और जबकि मंकी पॉक्स के पहले बता चुके हैं कि वो चेहरे से शुरू होगा और बाकी जिस्म पे जाएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसकी स्टेजेस होती हैं। जब ये लीजन बनते हैं तो लीजन मुख्तलिफ मराहिल से होकर गुजरते हैं। जैसे डॉक्टर सुबुही ने बताया कि पहले ये लीजन होगा, उसके बाद इसमें फ्लूइड फिल होगा, उसके बाद क्रस्टिंग होगी। तो मंकी पॉक्स में तमाम लीजन एक ही स्टेज में नजर आएंगे। अगर वो फ्लूइड फिल्ड हैं तो तमाम फ्लूइड फिल होंगे एक साथ ही, एक स्टेज में सारे ग्रो करे होंगे। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। चिकन पॉक्स में आपको एक ही वक्त में मुख्तलिफ स्टेजेस नज़र आ सकती हैं, ठीक है। उसमें किसी लीजन में क्रस्टिंग हो रही होगी, किसी लीजन में डेवलपमेंट हो रही होगी। तो ये डिफरेंस बुनियादी तौर पे होता है और देखने से भी अगर इनका पिक्चर आप देखें तो उनमें बहुत नुमाया फ़र्क होता है चिकन पॉक्स वर्सेस जो है वो मॉकी पॉक्स के लीजन्स में। ठीक है। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हमें बताया कि नाज़रीन हम आजकल बेसिकली क्या है कि चिकन पॉक्स की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ना करे ये चिकन पॉक्स ही है या मंकी पॉक्स के निशानात हैं, क्योंकि इससे फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बेसिकली अगर आपको ये पता चल जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि जब किसी इलाके में कोई वबा फैल रही हो तो वहाँ जाने से गुरेज किया जाए और वहाँ का कोई शख्स दूसरे सेहतमंद इलाके से गुरेज करे आने से, क्योंकि ये बाकी लोग की सेहत के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो एक मुकम्मल साइंस है, इसको अगर हम समझें तो हमारी समझ में आती है ना। बात क्या है कि डॉक्टर सुबही मुझे एक बात बताएंगे, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मुनीर सादिक ने बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड आ गया, अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई, इसके साथ साथ ये बताइए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो अलामत कितनी होंगी और अगर वीक है तो अलामत कितना असरअंदाज होंगी? देखिए, मंकी पॉक्स का जो वायरस है बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह बाकी सारे वायरल इन्फेक्शंस मोस्टली कर रहे होते हैं। अब इसमें यह है कि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस हद तक रहेगा कि वो एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। आहिस्ता आहिस्ता बुखार होगा, रैश होगा और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ही सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो मरीज़ जिनकी इम्यूनिटी कम है, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जैसे जो शुगर के मरीज़ हैं, वो मरीज़ जो किसी खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं या फिर प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि या जिस किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम है तो उसमें इसके जो असरात हैं वो और ज़्यादा होते हैं। और ये इसके अलावा फिर जिस्म के हिस्सों के अलावा ये हमारे अंदरूनी आज़ा को भी मुतासर करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, जैसे अगर नॉर्मली बहुत सारे लोग अगर डिजीज़ नहीं भी है, बहुत ज़्यादा उनकी वीक होते हैं डॉक्टर साहब, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उनके ऊपर भी असर ज़्यादा होता है या ओल्ड एज जो होते हैं उन पे ज़्यादा असर होगा या जो छोटे बच्चे हैं उन पे असर होगा, या मतलब इसके लिए ज़रूरी कोई ख़ास एज या किसी भी एज में हो जाएगा ये वाला? देखिए, इम्यूनिटी का ताल्लुक जो है ना, जैसे डॉक्टर सुबही ने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस बढ़ जाती है और जनरली कोई भी इलनेस में चाहे वो वायरल है, बैक्टीरियल है, अगर इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ है तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है वो ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, जिसका मतलब यह होता है कि ख़ुद ब खुद वक्त के साथ जो है अलामात ख़त्म हो जाती हैं
और वो एक पेनफुल पीरियड ख़त्म होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आ सकती है। और कॉम्प्लिकेशन किस तरह से हो सकती है, मंकी पॉक्स के केस के अंदर जो है वो दिमाग की इन्फेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एनकेफेलाइटिस, वो होते हैं। स्किन के लीजन्स ज़्यादा देर में हील होंगे, अमूमी तौर पे ये 2 से 4 हफ्ते में इसकी हीलिंग होती है। तो इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी हीलिंग उतनी जल्दी होगी, लेकिन इम्यूनिटी जितनी कंप्रोमाइज़ होगी तो हीलिंग का प्रोसेस उतना स्किन लीजन का भी जो है वो डिलेड होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जितनी ज़्यादा मतलब जल्दी हील हो जाते हैं इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो क्या ये रैशेस जो है क्या निशान छोड़ देते हैं या साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल? इसके निशान रह सकते हैं, अमूमी तौर पे इसके निशान चले जाते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के अमूमन रह जाते हैं। जी, इनके भी निशान रह जाते हैं। इनके जो है अमूमी तौर पे वैसे ये हील हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इनके निशान रह जाते हैं चिकन पॉक्स के। अच्छा, एक बात बताएं कि हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि सबसे पहले कि अगर किसी मरीज़ को ये हो गया तो हम लैब इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं जो कंफर्म हो कि जी उनको मंकी पॉक्स ही है? मंकी पॉक्स के लिए वैसे जो टेस्ट हैं, 2 किस्म के टेस्ट होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। किसी भी वायरल, एक तो होता है पीसीआर जो है वो रियल टाइम डिटेक्शन होती है, डीएनए से आप या आरएनए से आप उसको डिटेक्ट करते हैं। और दूसरा तरीका होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। 2 ही तरीक़ेकार जो है वो वायरस के होते हैं, या तो सीरोलॉजी से देखते हैं यानी उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई हैं वो एंटीबॉडीज़ को आप डिटेक्ट करते हैं, या वायरस इटसेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू पीसीआर टेक्निक। तो ये इसमें इस केस में भी मंकी पॉक्स के केस में भी 2 ही तरीक़ेकार हैं, हम या तो सीरोलॉजी से देखते हैं या फिर पीसीआर से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है नाज़रीन, हम जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने, डॉक्टर सुबू ही ने हमें इस बारे में बताया कि हमें ये बातें खुद भी याद रखने की ज़रूरत है, और जब भी आप ये प्रोग्राम देखें तो दूसरों को भी ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। और आजकल के वक्त में ये जो बीमारी फैलने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि वो पहले से अवेयर हो जाएं कि उन्हें बचना किस तरीके से। और अगर अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर सुबू ही की तरफ चल के जानते हैं कि किसी को ये बीमारी हो गई तो वो किस तरीके से अपने आप को घर में आइसोलेट करेगा। अच्छा देखें, इसमें ये है कि जो बीमारी है इसमें और वायरसेस की तरह जैसे चिकन पॉक्स है उसमें भी आपने आइसोलेशन की तरफ जाना है। ज़्यादातर ये बीमारी लगती कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि ये लगती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि हमारी जैसे खांसी से, छींकने से। तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। मरीज़ को एक अलग कमरे में रखना चाहिए, उसके जितने भी रैशेज़ हैं उनको कवर्ड रखना चाहिए, उसके जितने जो कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, ठीक है, उनको अलग वॉश करना चाहिए। इसके अलावा जो भी उनको उनकी देखभाल के लिए जाए तो उसको भी जो है वो मास्क वेयर करना चाहिए, ठीक है। कोशिश की जाए कि प्रॉपर, अगर वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में है तो उनको प्रॉपर पीपी जो कि हम कोविड में भी यूज़ करते थे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम एटलीस्ट 1 मीटर, और अगर ऐसा हो कि एक हॉस्पिटल में डिफरेंट पेशेंट्स एडमिट हैं इसी बीमारी के, तो एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो उनमें होना चाहिए। यानी कि उनकी घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे सिम्टोमेटिक इलाज किया जा सकता है, और हॉस्पिटल में भी। ठीक है नाज़रीन, हमें इस बीमारी से बचना कैसे, डॉक्टर सुबी ने क्या बताया कि आपका जो भी इन्फेक्टेड मरीज़ है उससे दूर रहना है। उसकी स्नीजिंग एंड कफिंग यानी जब वो छींकता है, खांसता है तो उसको फिटेड मास्क पहनना चाहिए, और इस मरीज़ के साथ खाने पीने से, रहने से, एहतियात करने से, कपड़ों के इस्तेमाल से या इसके इस्तेमाल शुदा चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ ट्रांसमिट हो जाता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी प्रेगनेंट वूमन में ये मौजूद हो तो उसके बेबी को भी ये मर्ज़ होने का खतरा होता है। नाज़रीन, आपके और हमारे दरमियान सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है मंकी पॉक्स के हवाले से। लेकिन एक बात आपको बताती चलूँ, ये बीमारी ज़रूर पूरी दुनिया में फैल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अभी इतने केसेस नहीं हैं। लिहाजा हर चीज़ को समझें, इसको देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए, और ये बीमारी, इससे दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इसको फैलने से पहले ख़त्म कर दे, आमीन। अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि स्प्रेड हो रही है बीमारी, तो क्या रेशो है मरीजों का या क्या परसेंटेज है, इस हवाले से ज़रा हमें बताइए। देखें, दुनिया भर से जो डाटा कलेक्ट होता है वो 2 बुनियादी इदारे हैं दुनिया के अंदर जो उस डाटा को देखते हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें एक तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा अमेरिकन CDC है। तो अमेरिकन CDC के डाटा के मुताबिक तकरीबन इस वक्त दुनिया में लास्ट 1 ईयर से 2022 से लेके और ये 2023 का मिड है, नियर मिड है, इसमें 87,000 केसेस दुनिया भर से रिपोर्ट हुए हैं। इसमें अमेरिका में तकरीबन 6,500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और वर्ल्ड वाइड 87,000 पेशेंट में जो डेथ रिपोर्ट हुई है वो 130 केसेस की रिपोर्ट हुई है। अच्छा, तो फिल वक्त जो इसका मेन जो है, आप कहें कि ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या तो वो अमेरिका में रिपोर्ट हो रहे हैं, या सबसे ज़्यादा तो अफ्रीका में और यूरोप में हो रहे हैं रिपोर्ट।
लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी अगर आप देखें 87,000 के हवाले से 87,000 में आउट ऑफ 87,000 जस्ट 130 डेथ हैं, तो वो डेथ का रेशो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ केस रिपोर्ट। और जो टाइम पीरियड बात करें तो वो 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन है, तो इतना तेज़ी से ये नहीं फैल रहा और मोर्टेलिटी भी इसकी कम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं जिस तरह कोविड के केसेस में है, लेकिन जनरल एहतियात जो कि है वो तो है कि क्योंकि हम कोविड को कर करके काफ़ी अवेयर हो गए। आइसोलेशन देखें कॉन्सेप्ट, जैसे आपने हदीस का तस्करा किया, उसमें भी जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है कि आपको अगर किसी रीजन में कोई इन्फेक्शन होती है तो उस रीजन को छोड़ के ना जाएं, ताकि उस इन्फेक्शन को लेके आप किसी और रीजन में ना जाएं, और अगर आप बाहर कहीं हैं तो उस रीजन में ना आएँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप बात करें तो किसी शख्स को जो इन्फेक्टेड होता है, तो जैसे कहते थे कि हदीस में ये भी कि कोई अगर इस तरह की स्किन की अलामत वाले हैं तो उसे एक नेज़े का फासला रखें। तो ये वो एक फासला होता है जिसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है ना वो हो सकती है। तो जैसे डॉक्टर सुबुई ने तस्करा किया और जैसे आपने ही बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है, और इसी तरह क्लोज कॉन्टैक्ट से, हाथ मिलाने से, या कपड़े टच हो जाएं अगर किसी के लीजन से, किसी के लीजन की सिक्रीजन टच हो फ्लूइड वगैरह लग जाए तो इससे होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह खांसने के दौरान, छींकने दौरान जो एक बुनियादी एटिकेट्स में शामिल है कि खांसते हुए और छींकते हुए इस बात का ख्याल किया जाना चाहिए कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उससे मुतासिर ना हो। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जितनी भी हैं वो अगर आप एहतियात को रखेंगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगी। तो ये जनरल वो मेजर्स हैं जो हर इंसान को वैसे भी करने चाहिए। जी। डॉक्टर सुबुई की तरफ चलते हैं, उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर सुबुई, मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से एक बार ये मर्ज हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है, या इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, या एंटीबॉडीज इतने बन जाते हैं जो दोबारा नहीं हो सकता? इस हवाले से होता है। अच्छा, ये भी बेसिकली जैसे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह मोस्ट केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ही होती है इसमें। एक तो ये है कि अगर किसी मरीज़ को मंकी पॉक्स हो जाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसको दोबारा ये मर्ज हो। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अच्छा, हम इसकी वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन जो अभी है वो ये है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो यूज़ होती है। तो वो मरीज़ जो कि समझें आपके उस ज़माने के हैं, अभी भी वो लोग जिनको स्मॉल पॉक्स से वो वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं, तो उनमें इस बीमारी के होने के असरात और भी मतलब कम हो जाते हैं। उनकी वैसे भी इम्यून थोड़ा स्ट्रांग हुआ होता है क्योंकि वैक्सीन लगी हुई होती है। अच्छा, अगर किसी को जब ये हो गया है, हम बाकियों की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस हवाले से? डॉक्टर साहब मुझे ज़रा बताइए। फिल वक्त तो इस वक्त वैक्सीनेशन का कोई नहीं है क्योंकि मास लेवल पे तो कोई इस तरह का स्प्रेड है भी नहीं। और अभी तो कोविड की वैक्सीन से निपटे सारे दो तीन लगवाई है। तो इसमें वैसे जैसे डॉक्टर सुबी ने बताया कि इसमें वैक्सीनेशन भी जो होती है वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है। प्रिवेंशन के तौर पे भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ही है, लेकिन फिल वक्त तक कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि इसकी मास लेवल पे कोई वैक्सीनेशन की जाए। अच्छा, मरीज जो मंकी पॉक्स का शिकार है वो आइसोलेटेड भी, ग़िज़ाई एतबार से मतलब क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या खिलाना पिलाना चाहिए जो उसकी सेहत भी अच्छी और जो इसके लिए ईजी भी रहे? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ की का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो आपने सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। उसको किसी भी तरीके से उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ठीक है, और ऐसी चीज़ें खिलाई जाएँ जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हों। वो चीज़ें खिलाई जाएँ। दूसरा ये है कि अगर जो मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो उनमें ये है कि आप ओरल हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर सकते तो उनको फिर आप आईवी हाइड्रेशन की तरफ जाएं, यानी इंजेक्शन के ज़रिए आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिप्लेस करें और इस तरह उनकी हाइड्रेशन। अच्छा, जैसे जो उनको अलामात हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वैसे ही है जैसे कि चिकन पॉक्स के लिए कि जो टॉपिकल लोशंस हैं, ठीक है, जैसे कि कैलामीन लोशन है, इस तरह के लोशंस हैं, वो लोशंस आप अप्लाई करें, एंटी एलर्जी दे सकते हैं। और सपोर्टिव केयर, बेसिकली सिम्टोमेटिक केयर ही मंकी पॉक्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि मंकी पॉक्स का जिक्र हो रहा है और ये चिकन पॉक्स की एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं हम, तो ये मंकी पॉक्स और ये चिकन पॉक्स के डिफरेंस कैसे होगा? डिफ्रेंशिएट करें, बताएं मुझे कि लोग जान सके इस चीज़ को। देखें, सिम्टम वाइज तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स में बुनियादी तौर पे डिफरेंस है, और सिम्टम्स में वही डिफरेंस आ जाता है कि लीजन की डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आ जाता है, वरना अदरवाइज़ आप सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम वही हैं, फीवर, बॉडी एक, जिस्म में दर्द, मतली, उल्टी, बुखार, ये जो अलामात होती हैं ये दोनों के साथ एक जैसी हैं, दोनों के लीजन में इचिंग होती है, लेकिन चूँकि दोनों के लीजन की अपीयरेंस और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जिस तरह से स्प्रेड होता है वो डिफरेंस है। इसके अलावा एक और बुनियादी फ़र्क जो होता है कि चिकन पॉक्स में अमूमी तौर पे हाथ पे, जो हथेलियों पे और पैरों के तलवों पे नहीं लीजन होते।
कुछ कंडीशन में उनमें लीजन हो सकते हैं लेकिन अमूमी तौर पे नहीं होते, जबकि मॉन्की पॉक्स में हथेलियों पे भी लीजन होते हैं। कॉमन होते हैं कि हथेलियों में और तलवों पे लीजन या छाले या ज़ख्म हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे फिर तो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, यानी गुठलियाँ कहते हैं, जो कि बढ़ जाती हैं किसी भी इन्फेक्शन में, स्वेलिंग हो जाती है। वो मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकती है, जैसे चीक के पीछे हो सकती है या नेक में हो सकती है, तो जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट जो है वो मॉन्की पॉक्स के साथ होती है और वो चिकन पॉक्स के साथ अमूमी तौर पे नहीं होती। अमूमन नहीं होती। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, बात यह है कि जब कोई बीमारी फैलती है, कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि जो कि नॉर्मली सारी बीमारियों में होती है। कि देखें, बुखार एक अलामत है, बुखार ख़ुद एक बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी को इंडिकेट करता है। बुखार है, सर्दी लगना है, मरीज़ को कमज़ोरी है, चक्कर आना, ये नॉर्मली होता है। और इसके साथ अब आपको एहतियात की ये ज़रूरत थी, ये देखना है कि आया जो खुदा न खास्ता चिकन पॉक्स का मरीज़ है वाकई में चिकन पॉक्स का या उसको मंकी पॉक्स की तरफ जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक बहुत क्लियर बात बताई है कि हमारी हथेलियों में और पैरों के तलवों में कभी चिकन पॉक्स के जो है ब्लिस्टर्स नहीं होते, लेकिन मंकी पॉक्स पूरी बॉडी पे कहीं भी फैल जाता है और उनके बहुत करीब करीब होते हैं। तो इस चीज़ को भी एहतियात में रखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि हम चिकन पॉक्स का भी जिक्र करें, तो चिकन पॉक्स होने की क्या वजूहत होती है? देखिए, चिकन पॉक्स तो जो वायरस होता है उसको हम कहते हैं बैरिसिला ज़ूस्टर, और ये स्किन के अंदर पे लीजन होता है, और यह बाद में अगर जिस्म में बाद में री इन्फेक्शन हो या नर्व के ऊपर हो तो ये शिंगल्स की तरह भी आ सकता है। लेकिन कोई भी वायरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी जिन लोगों की कम्प्रोमाइज़ होती है उनमें ज़्यादा होता है। इसी तरह चिकन पॉक्स जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें ज़्यादा मुतासर हो सकता है। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, यानी जिनका इम्यून सिस्टम इंटैक्ट है प्रॉपर, उनमें भी हो सकता है। शर्त यह है कि अगर उनका किसी ऐसे फ़र्द से कॉन्टैक्ट हुआ है जिसको चिकन पॉक्स है तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी इम्यून बेहतर होने वाले को भी इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एक्सपोजर की बात है, अगर आपका एक्सपोजर होगा ऐसे शख्स से जिसको चिकन पॉक्स है तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुबही, मुझे आप ये बताइए कि जब ये अमूमन चिकन पॉक्स होता है कि बहुत सारे लोग बहुत देसी तरीका इलाज अपनाते हैं, जैसे जो है वो नीम के पत्ते हैं तो उसे झाड़ दिया या उससे नहला दिया, या वो हींग की एक चीज़ होती है, एक जो हमारे किचन में अमूमन होती है, खानों में यूज़ होती है, वो पेशेंट के पास रख दिया, ठीक हो जाता है। क्या कहती है इस बारे में, मतलब ये सही है तरीके का? अच्छा, इन सब के बारे में ये है कि ये मिथ्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये अमूमन घर की नानी दादियाँ अम्मियाँ करती है ना ये। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका तरीका इलाज इस तरह है। लेकिन इसमें भी जैसे मंकी पॉक्स में जिक्र किया गया कि इसमें जो अलामतें हैं उन्हीं पर ही आपने फोकस करना है, उन्हीं का इलाज करना है। जैसे जिस्म में दर्द है तो उसके लिए आपने जो है वो पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर दी। अगर इचिंग ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए जो है सूदिंग लोशंस दे दिए, एंटी एलर्जीज दे दी, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखा। और इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस हैं चिकन पॉक्स में जिसमें हमें एंटीवायरस देने की ज़रूरत भी पड़ती है। अच्छा। ठीक है, तो वो जो है वो मरीज़ टू मरीज़ डिपेंड करता है और उसकी इम्यूनिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। नरगम, यानी कि हमें ये बात समझ आती है कि जिस तरीके से अगर मंकी पॉक्स की हम वबा का सुन रहे हैं और ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा लेकिन पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, तो इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है कि जो भी जो सिम्टम्स आ रही है मरीज़ को, बुखार की है तो बुखार की दवा दी जाएगी, पेन है तो पेन किलर्स दिए जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं लिम्फ नोड्स जो बॉडी में हमारे तो वो सॉइल हो गए तो उनकी सॉइलिंग कम करनी होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब मरीज़ इन कैफियत में होता है तो उसे भूख भी नहीं लगती, तो कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती, कुछ ऐसे वाइटामिन दिए जाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो इस मर्ज से जल्दी सेहतयाब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब ये मर्ज हो गया मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स भी, तो चिकन पॉक्स दोबारा होने के खतरात होते हैं या बस एक बार हो गया ज़िंदगी में? चिकन पॉक्स हो सकता है दोबारा, लेकिन यह है कि वो वायरस शिंगल्स की तरह होता है, जिसको हम शिंगल्स कहते हैं या हर्पीस ज़ूस्टर कहते हैं। वो नर्व के ऊपर होता है, वो एक ख़ास पैटर्न के ऊपर होता है जिसमें जिस्म के किसी हिस्से में नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में वो एक बैंड लाइक अपीयरेंस में पूरा लीजन आते हैं जो छालों की तरह भरे हुए होते हैं और वो पेनफुल लीजन होते हैं। तो दूसरी सूरत में जो है वो इस तरह से चिकन पॉक्स आता है सेकंड टाइम। ठीक है। नरगम, आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किए थे मंकी पॉक्स के हवाले से, चिकन पॉक्स के हवाले से और मम्स की डिजीज़ के हवाले से, क्योंकि मम्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से जानते हैं और आपकी अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं ताकि आप खुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं। देखें क्यों क्या होता है कि जब हम किसी को इल्म की बात बताते हैं और किसी ऐसे शख्स को जो इस चीज़ से अवेयर नहीं होता आप अवेयरनेस देंगे तो ये भी सदका जारी और सवाब और नेकी का काम है। डॉक्टर साहब, अब मम्स पे बात कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि मम्स की बीमारी क्या होती है और ये कहाँ होती है, कैसे होती है? देखिए, मम्स भी जैसे चिकन पॉक्स और दूसरे वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये कॉमनली जिस्म के ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करती हैं। और सबसे कॉमन जो ग्लैंड इसमें अफेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड।
सही। और पैरोटिड ग्लैंड होते कहाँ पर हैं, ये आपके जो जॉ के पास ये मैंडिबल है, मैंडिबल की साइड पे ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं बैक साइड पे, और इसकी सूजन हो जाती है। जब इसकी सूजन होती है तो जाहिर सी बात है कि चेहरे के दोनों अतराफ में चेहरे में सूजन आ जाती है और पेनफुल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात महसूस होती है, महसूस भी होती है, देखने में भी सामने नज़र आता है कि चेहरे में चेहरे की साथ में स्वेलिंग नज़र आ जाती है। यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है, यानी एक साइड पे भी हो सकती है और दोनों साइड पे भी हो सकती है। और ये तकलीफ दे होते हैं, सूजन के साथ आता है, इसके साथ मरीज़ को माउथ ओपनिंग में, स्वॉलो करने में, ये सब चीज़ें पेन के साथ होती है। इसके अलावा मम्स कॉमनली तो ये उदूद इस्तेमाल स्वेलिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा जिनाइटल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। टेस्टिकल्स की भी स्वेलिंग के साथ आ सकते हैं, फीमेल में ओवेरियन की इन्वॉल्वमेंट के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट। और इसमें फिर वही अलामत है कि फ़ीवर के साथ आ सकता है पेशेंट, बॉडी एक होगा, थकावट होगी, साथ में जिस्म में दर्द होगा और मतली की कैफियत, भूख का ना लगना, ये सारी अलामत होंगे साहब। ठीक है हम जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने हमें ये बताया कि मम्स की बीमारी को हम किस तरीके से जो है देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे कान और ये जॉस के दरमियान ये ग्लैंड से कुदरती तौर पे जो स्लेवरी ग्लैंड्स यानी पैरोटिड ग्लैंड्स की सॉइलिंग, इसकी टेंडरनेस हो जाती है, और ये जब ये सॉइलिंग बढ़ जाती है तो गर्दन के एरिए पे, कान के एरिए पे भी जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को निकलने में तकलीफ होती है, खासकर थूक निकलने में, खाना निकलने में, और इसके साथ साथ मरीज़ को पेन बहुत होता है क्योंकि वो टेंडरनेस होती है, तो इसकी सॉइलिंग कम करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। डॉक्टर सुबह आप मुझे बताएंगे ये इतना ज़्यादा पेनफुल है, टेंडरनेस है, तो क्या बहुत सीरियस कोई डिजीज़ होती है ये मम्स? देखिए ये भी और वायरल इन्फेक्शंस की तरह सेल्फ रिमिटिंग डिजीज़ है, ठीक है। एक ख़ास ड्यूरेशन है जिसमें पेशेंट पहले बुखार होगा, उसके बाद ये स्वेलिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके स्वेलिंग जो है वो खुद ब खुद सबसाइड होती जाती है। इस दौरान बस आपने मरीज़ को एहतियात करवानी है। उसका जिस तरह हम और डिजीज़ में आइसोलेशन करते हैं, बेसिकली इसमें भी उसी तरह की आइसोलेशन है, और इसमें मरीज़ की ग़िज़ा का ख्याल रखना और ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि वो ओरली कुछ ले नहीं पा रहा होता अपनी स्वेलिंग की वजह से, अपने दर्द की वजह से। अच्छा, ये मम्स जब हो गए तो इसका जो है वो टाइम पीरियड ट्रीटमेंट का कितना वीक होता है? 1 वीक में या 2 वीक में ठीक हो जाते हैं? आप बताइए। ये ऐसा ही है कि जैसी स्वेलिंग सबसाइड होगी 1 to 2 वीक्स इस बीमारी में लगते हैं। ठीक। अच्छा, तो मेडिकेशन डॉक्टर साहब जो हम कर रहे हैं, तो ये क्या नॉर्मली कोई दवाई देंगे या एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। ये बहुत बात क्लियर करने की है। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस को जो है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। सारे ही मेरे ख्याल से यही तमाम बुखार को यही समझा जाता है कि इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जबकि ज़्यादातर जो है वो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। मम्स में किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, बेड रेस्ट करना है, और इसके साथ साथ हम पेन वाली मेडिसिन जिनको हम एनसिड्स कहते हैं, ये पेन किलर भी होती हैं और उसके साथ साथ जिस्म में सूजिश का काम भी करती हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। अच्छा। तो ना सिर्फ ये पेन को कम करती हैं बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। तो जो पैरोटिड स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन या सूजिश, दूसरे अल्फाज में कहें तो सूजिश कम करने वाली दवाइयाँ, तो जब ये दी जाती हैं तो इसके साथ साथ ना सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड की सूजिश कम होती है बल्कि दर्द भी कम होता है। तो इससे ही मरीज़ को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यानी कि जो सिम्टम मरीज़ दे रहा है, बुखार की, सॉइलिंग की, टेंडरनेस की, पेन की, उसी हिसाब से मेडिकेशंस की जाती है, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है जनाब। नाज़रीन हम ये भी आपके लिए बड़ी अवेयरनेस की बात है कि ज़रूरी नहीं कि हम समझते हैं कि जो भी इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक खाने से ही ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब की बात और उनकी हिदायत पर अमल करें कि नॉर्मली दवाइयाँ जो आपको सिम्टम्स दे रहे हैं, वो डॉक्टर आपको दवा दे रहे हैं, वो ज़रूर खाइए। और हर दवा के लिए इन्फेक्शन की ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक से बड़ा जो ना डरते हैं कि इससे और तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। ये समझा जाता है कि अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं दी तो इलाज नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। कई दफ़ा अमूमी तौर पे आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ डॉक्टर की प्रॉपर तशख़ीस यही है कि वो ये देखे कि क्या ये मरीज़ ऐसा है कि इसको कोई ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या इसको ज़रूरत है भी कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए जो एंटीबायोटिक खाने का जो कोर्स होता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये क्या कहानी? इस हवाले से अमूमन लोग खाते कि 2 दिन खा लिया अब हम ठीक होकर छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा बताएं कि पूरा कोर्स करना चाहिए। देखें, एंटीबायोटिक के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, मुख्तलिफ जरासीम के हवाले से मुख्तलिफ ड्यूरेशन होता है और उसके साथ साथ सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे हैं। अच्छा। इसमें कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, मरीज़ के हवाले से होता है। लेकिन जब भी आप अंडर डोज लेंगे, यानी मुनासिब डोज नहीं लेंगे, मुनासिब मिकदार नहीं लेंगे, मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर आपने कम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की तो भी रेजिस्टेंस है, और अगर आपने वक्त से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तब भी रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं। तो बॉडी में दोनों कंडीशन की सूरत हाल में
इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। तो अच्छे फिजिशियन का काम यही है कि पहले वो आइडेंटिफाई करे कि वाकई ज़रूरत है कि नहीं है, और उसकी अलामात और उसकी रिपोर्टों के लिहाज से क्या इसको फर्दर ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन तक देनी है, कब उसको स्टॉप करना है, कब इसको फॉलोअप को बुलाना है, यही एक्चुअली फिजिशियन का काम है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, मम्स की डिजीज़ से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह न करे जब कोई मरीज़ मौजूद है यानी इन्फेक्टेड बंदा मौजूद है तो उससे आप थोड़ा सा फासले से रखें, क्योंकि ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है, क्योंकि उसने स्नीजिंग और कफिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब सेहतमंद शख्स की तरफ जाते हैं तो वो उसको उस बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। और उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से, खाने पीने से, साथ रहने से थोड़ा एहतियात कीजिए ताकि इस बीमारी से आप बच सकें। नाज़रीन, आपके और हमारे दरमियान सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है मम्स के हवाले से, मंकी पॉक्स के हवाले से और चिकन पॉक्स के हवाले से। अब इस बारे में डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, डॉक्टर मुनीर सादिक से, कि अगर किसी का मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, पता नहीं होता है लोगों को, तो होने के बाद अलामत आती है, तो आइसोलेशन कैसे करनी है? और इसके साथ साथ ये बताएं, अगर चूँकि बहुत सारे लोग जो स्टाफ नर्सिस वगैरह होते हैं वो अगर इफेक्टेड हो जाते हैं, उनको अपनी एहतियात कैसे करनी? अच्छा, मंकी पॉक्स के हवाले से जैसे कि आप पूछ रही हैं कि उसमें आइसोलेशन जनरली चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज़ का है, तो 21 डेज़ की ही आइसोलेशन होती है। अच्छा, हाँ, तो ये आइसोलेशन पीरियड 21 यानी डेज़ 21 डेज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है और जब अलामत जाहिर हो गई तो भी मजीद अगली 21 नहीं, अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है अच्छा। तो उस पर्सन में इफेक्ट होने के बाद 2 to 4 वीक्स तक एक्चुअली लीजन का होता है, तो 21 डेज़ तक आप आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, एक पहली बात तो ये होगी कि अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो आइसोलेशन अराउंड 21 डेज़ तक ही होती है। और अगर आपने स्टाफ की या किसी डॉक्टर का कहा कि डॉक्टर अगर किसी पेशेंट से कांटेक्ट हो गया है, हाँ। और कांटेक्ट के बाद अब उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो अगर उसमें सिम्टम नहीं है तो जस्ट फॉर 21 डेज़ उसको ऑब्जर्व करना है। अच्छा, क्योंकि अगर उसका कांटेक्ट हुआ है तो कांटेक्ट होने के बाद उसमें सिम्टम पैदा होने में 21 दिन लगेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम ड्यूरेशन इंक्यूबेशन पीरियड यानी अलामात के आने में 21 दिन लगते हैं, तो अगर किसी से एक्सपोजर हुआ तो उसके बाद 21 दिन तक सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई सिम्टम अभी पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा। क्योंकि इसका मतलब हरगिज़ नहीं कांटेक्ट होने का कि वो भी उसमें भी वो इन्फेक्शन हो जाए। तो 21 डेज़ तक अगर वो एसिम्टोमेटिक है यानी कोई अलामात नहीं है तो जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। अगर उसमें कोई अलामात आ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उस मरीज़ को फिर दोबारा एज अ केस कंसिडर करके उस डॉक्टर या स्टाफ को फिर उसको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मेरी एक चीज़ ध्यान में है, जिस तरीके से हवाई सफ़र में यानी जहाज़ में अगर पेशेंट मौजूद है और इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, क्या बाकी के लोग भी अफेक्टेड हो जाएंगे या उनको किस तरीके से फिर केयर किया जाएगा? मैं आपकी बातों से एक सवाल ध्यान में है जो कि अमूमन होता है फ़्लाइट में, ये बताइए। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड तो वो पीरियड है जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, बस और जब सिम्टम नहीं है तो फिर तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या आगे है, क्या होगा। और जब ज़ाहिर सी बात है कि पेशेंट सिम्टम के बाद आएगा तो सिम्टम के बाद ही वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप सारी प्रिकॉशन करते हैं। तो उससे पहले के पीरियड में तो ज़ाहिर सी बात है कि आप नहीं बता सकते कि पेशेंट इन्फेक्टेड है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चले एक इफेक्टेड पेशेंट मौजूद है प्लेन में, तो बाकी के सारों का भी खतरा है होने का? बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि एक्सपोजर तो हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उस पर्सन को जो कि इन्फेक्टेड है उसका फेस मास्क पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रांसमिटर है। ठीक है, जैसे कोविड में भी था कि कोविड में भी जब हम ये देख रहे थे कि मास्क पहनने की एहतियात थी तो जनरल पब्लिक तो पहन रही थी, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो शख्स था जिसको कोविड था। तो वो अगर पहनेगा तो उससे दूसरों को ट्रांसमिशन कम होगी बनिस्बत वो ना पहने और बाकी लोग पहने। तो जो ट्रांसमिटर है, जो डिजीज़ पर्सन है, उसका मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको इसी वजह से उसी को आइसोलेट किया जाता है, बाकी लोगों को आइसोलेट नहीं किया जाता। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर सुबी हमने अभी देखा कि पिछले कोविड के दिनों में पूरी किट्स, मेडिकल किट्स पहनते थे स्टाफ, नर्सेस एंड डॉक्टर्स, तो क्या इस वाले कंडीशन में भी ये सारी करने की ज़रूरत है केयर? इसमें भी जो गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड तो यही करती हैं कि प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह उसका प्रोसीजर था कोविड में, डॉनिंग डफिंग एंड डॉफिंग का। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो है वो मास्क ज़रूर वेयर किया जाए, गॉगल्स वेयर किए जाएँ, ग्लव्स वेयर किए जाएँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो सब ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन अगर ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर जो है पीपी अवेलेबल है तो वहाँ पर जो है वो पूरी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क वेयर करने की बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक मास्क वो काफ़ी टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस दें कि एक मास्क हम कितने घंटे तक यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मास्क तो सिंगल यूज़ का होता है। सिंगल यूज़ समझ आते हैं कि जब तक आपने पहना हुआ उसको इस्तेमाल किया उसके बाद आपने जब रीयूज़ नहीं करना। अच्छा, ठीक है, रीयूज़ से मुराद है कि एक दिन आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अब उसको बार बार डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये ज़्यादातर रीयूजेबल
मास्क नहीं होते ना, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इस हवाले से कि जैसे आपने पीपी के हवाले से सवाल किया था, तो पीपी सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर पहनने की ज़रूरत है जिनमें प्रूवन है कि इनमें मॉन्की पॉक्स है और जो आइसोलेटेड है। वरना इसमें इतना ज़्यादा फियर करने की और वरी करने की, जैसे कोविड के ज़माने में हुआ था कि मास्क जो है वो मार्केट से गायब हो गए थे, लोगों ने पहले से इसको सेव करना शुरू कर दिया था। तो इस वक्त पाकिस्तान में केसेस बहुत कम है। इस वक्त केस रिपोर्ट गवर्नमेंट इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट बड़ा अच्छा स्टेप ले रही है कि अभी से नोटिफिकेशन निकले हुए हैं। और आपके तवज्जुह से भी बता दूं कि बाकायदा सर्कुलर निकले हुए हैं कि आप अगर कोई इस तरह को कोई सस्पेक्टेड केस है, चाहे वो चिकन पॉक्स का ही क्यों ना हो, उसूलन ऐसे केस डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर वो सस्पेक्टेड केस चिकन पॉक्स के हों या वो मॉन्की पॉक्स के हों, वो फोकल पर्सनस के नंबर जो है वो दिए हुए, उन फोकल पर्सनस को बताएं ताकि गवर्नमेंट उस पे जो है वो नोटिफाई करे, अगर कोई केस ऐसे हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए। तो फिल वक्त पीपीज़ के हवाले से भी बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो उन जगह पर जहाँ पर ये केस रिपोर्ट हुए, ये 2 या 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर आइसोलेट किए गए, तो वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो जाहिर सी बात है कि इसलिए कि उन पेशेंट से जो कि प्रूवन पेशेंट्स हैं उससे कहीं ये उनको या उनसे किसी और को ये मर्ज ना फैले, उनके लिए पहनने की ज़रूरत है, वरना आम डॉक्टर्स को इस वक्त पीपी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि जिस तरीके से अभी मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं या मॉम्स की या चिकन पॉक्स की, ये जो मरीज़ होते हैं इनके लिए ग़िज़ाएँ कौन सी बेहतर होती है? सॉफ्ट डाइट लेनी है, लाइट ग़िज़ाएँ लेनी है, और किन ग़िज़ाओं से बचना है, ये थोड़ा सा बता दें। कि ग़िज़ा के हवाले से कोई ऐसा सच मना नहीं है। अच्छा, फ्लूइड लेकिन अमूमन बुखार में तो वैसे भी एहतियात करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मरीज़ टॉलरेट नहीं कर रहा जनरली, वो मरीज़ के उस पे है कि वो टॉलरेट नहीं कर रहा। अगर मरीज़ खुद से खाना चाहता है तो मना नहीं। हमारे यहाँ होता ही है कि हर मर्ज़ के अंदर जो है वो उसका इलाज जो है वो दलिया खिचड़ी साबूदाना है। और मसला ये है कि मरीज़ 2 या 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा अगर वो उसका टेस्ट ऐसा है तो नहीं खा पाएगा। तो वो जनरली ऐसी डाइट जो कि ईजीली स्वालो कर सके, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो खाना चाहता है तो टिक्का भी खाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ या जैसे गले में स्वेलिंग हुई हुई है, जैसे मम्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, तो बढ़ने के चांसेस नहीं होते? नहीं, मम्स के केस में अगर आप स्पेशली कह रहे हैं तो वो एक अलग हाँ, बात है मम्स के हवाले से वरना अदरवाइज किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाइट के लिए। अच्छा। जो मेन चीज़ है, चूंकि वो डिहाइड्रेटेड होता है पेशेंट फीवर के साथ, उसमें फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना है। अच्छा। नॉर्मल डाइट रख सकते हैं। जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि फीवर के पेशेंट या टाइफाइड का पेशेंट जो है वो रोटी नहीं खा सकता, गंदम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चावल नहीं खा सकता, ये सब मिसकंसेप्शन है। अब उसकी प्रॉपर अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, अच्छी कैलोरी होनी चाहिए। अब सिंपल जूसेस में इतनी कैलोरी नहीं होती। हम जो फ्लूइड कह रहे होते हैं, जूसेस कह रहे होते हैं, वो हम उसकी डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए कह रहे होते हैं, वरना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी अच्छी रहनी चाहिए। मुझे आपकी बात से एक बात याद है, जब हम छोटे होते तो अम्मी ने बुखार हो जाता था तो बस चाय स्लाइस खाना है, कुछ नहीं खाना है बंदे ने, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ती जाती है ना कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि ग़िज़ाओं के लिए हमें एहतियात करनी, अगर पेशेंट जो ब्लिस्टर्स है इनमें इचिंग हो रही है तो क्या करेगा? क्या टिश्यू से ऐसे कर सकता है? क्योंकि अगर उसने खुजाया बकायदा तो बढ़ जाएगा। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। असल में सिक्रीशंस जो इस तरह से होती हैं वो इस तरह से स्प्रेड करती है। अगर आप उसको स्क्रैपिंग करके कहीं और करेंगे तो इसमें जो है वो जो लोशंस हैं जो कि लोकल इमोलेंट लोशंस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इस तरह से सूदिंग इफेक्ट दे सकती हैं, स्किन के सूद करती हैं, उससे थोड़ा सा इचिंग बेहतर हो सकती है। हम जैसे बाम होते, लिप बाम वगैरह या वैसलीन होती, उस टाइप की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमें इचिंग ना हो? नहीं, वो यूज़ नहीं करते। उसके लोशंस हैं, वो स्पेशल लोशन होते ही हैं जिनका काम ये होता है कि स्किन को मॉइलेंट भी करते हैं और साथ में स्किन के ऊपर से थोड़ा सा डिसेंसिटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो इचिंग कम होती है। अच्छा डॉक्टर सुबही, मुझे आप ये बताइए कि पेशेंट जो है मतलब फीवर नहीं है तो ड्यूरिंग द मम्स या इस कंडीशन में क्या शावर वगैरह ले सकते हैं? ले सकते हैं शावर, मम्स के मरीज़ तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये जो हुआ हुआ से चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, इसमें थोड़ी एहतियात की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ऑब्वियसली जो पानी उनसे कांटेक्ट में आ रहा है वो प्रॉपर डिस्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो किसी और से कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली जैसे फ्लूइड की एहतियात की जाती है बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि अमूमन जो ब्लिस्टर्स है तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से शावर लेने से, पानी पड़ने से वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? नहीं, शावर से डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब लेकिन यह है कि आपका जो आइसोलेशन होती है उसमें वॉशरूम, उसमें आपके बाकी चीज़ें वो भी सेपरेट होती हैं। तो ये सिंपल कहने का मतलब है कि शावर किसी भी कंडीशन में मना नहीं है। अच्छा। कि आप शावर नहीं ले सकते, शावर आप ले सकते हैं,
लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसमें प्रिकॉशन यही है कि आपकी बॉडी टॉवल वगैरह से उसको टॉवल वगैरह रगड़े नहीं, जैसे रगड़े नहीं, अगर आप टॉवल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कोई दूसरा पर्सन टॉवल दूसरा पर्सन यूज़ ना करे। नाज़रीन करम, बात किया कि आज जिस तरीके से हमने इन 3 टॉपिक्स पे बात की, क्योंकि ये वो डिजीज़ हैं जो कि फैलने का ख़तरा है, लेकिन मम्स की डिजीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं सिर्फ मेरा गला दुख रहा है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो मम्स की बीमारी है, और उससे पहले वो 2-4 लोग इफेक्टेड हो चुके होते हैं। बेसिकली नॉर्मली लोग समझते हैं कि हमें गले में दर्द है, सूजन है, तो टॉन्सिल्स हो रहे होंगे, तो वो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि ये वाला एरिया अगर आपको सॉइल फील होता है, हैवी फील होता है, या फिर आपको कोई दर्द है, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हर चीज़ जो इब्तिदा में डॉक्टर से कंसल्ट कर ली जाती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, ना कि आप उस बीमारी को बढ़ा के डॉक्टर के पास जाएं तो इलाज भी मजीद तकलीफ दे होता है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? आप दोनों फिर प्रोग्राम मैसेज जनरली यही है कि इस वक्त तो मंकी पॉक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फियर की कैफियत होने की ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में इस हवाले से नेशनल लेवल पे भी, और कोविड में भी सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, और इसके प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे तमाम हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने अभी नोटिस दे दिए हैं वार्ड स्पेशल के लिए, पहले से प्रिकॉशन के हवाले से केस रिपोर्टेड के लिए फोकल पर्सन कर दिए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, और ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है, और बस एहतियात से ठीक हो है। अगर ऐसे केसेस रिपोर्ट होंगे तो सेल्फ लिमिटिंग होंगे, और उसमें कोई खास ट्रीटमेंट नजर तो आएंगे, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुबी, छोटा सा कोई मैसेज बस प्रोग्राम ख़त्म करने। मेरी तरफ से बस ये मैसेज है कि जैसे डॉक्टर मुनीर ने कहा कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात और ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में एहतियात ही है जो कि इलाज है। ठीक है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हमने बात की, यकीनी तौर पे आप लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल गई होगी। इस प्रोग्राम को खुद भी देखिए, दूसरों को भी बताइए, ताकि उनको भी इस बीमारी से बचने के लिए अवेयरनेस हासिल हो। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।